जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 16 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा कारक के बारे में था। जो अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। आज हमारा जो 17वां चैप्टर है वाक्य के बारे में है। तो वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग के क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते थे हम लोग? शब्द बोलते थे। लेकिन आज हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य जो होता है, शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। अगर ऐसा शब्द हम लोग वाक्य बनाएंगे जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो उसे हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे, है ना। वाक्य किसे कहेंगे? जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता होगा। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य बोलते हैं। वाक्य के भी प्रकार होते होंगे जी। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अगर एग्जाम में अगर 2 नहीं दिया है तो आपको वहाँ पे 3 टिक मारना है ना। जैसे कि प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जो हमारा लास्ट है, तीसरा प्रकार, क्रिया के आधार पर है। तो इसे हम लोग वाक्य न कहकर हम लोग वाच्य में पढ़ते हैं। किसमें? वाच्य में, है ना। तो अगर एग्जाम में अगर आप लोग को 2 न दिया रहे, तब आप लोग को लास्ट में 3 टिक मारना है। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। अगर एग्जाम में 2 दिया है तो आप लोग को 2 टिक मारना है। प्रयोग या रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 2 प्रकार के, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य जो हमारा होता है, शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य बोलते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया था, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मोहन बांसुरी है बजाता, तो इसका सार्थक समूह होना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रकार से नहीं लिख सकते, है ना। तो ये गलत है। तो हमारा क्या होगा सही? मोहन बांसुरी बजाता है, तो इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, सार्थक समूह में भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे भाव अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों, वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। जो हमारा वाक्य होता है ना, उद्देश्य और विधेय उसमें पाया जाता है। तो इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं? कई बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि ये इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है ना। तो वाक्य किसे कहते, उद्देश्य किसे कहते हैं? तो उद्देश्य हमारा क्या होता है? कर्ता या कर्ता के विस्तारक को हम लोग उद्देश्य बोलते हैं, और कर्ता या कर्ता के विस्तारक के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विधेय बोल देते हैं। यानी कि कर्म या कर्म का विस्तारक, पूरक या पूरक का विस्तारक, क्रिया या क्रिया के विस्तारक को हम लोग विधेय बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, एक हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, कृष्णा बांसुरी बजाता है। तो कृष्ण यहाँ पे क्या है? कृष्ण क्या है? कर्ता है। तो इसी के बारे में सब कुछ बोला जा रहा है, कृष्ण के बारे में ही, कि बांसुरी बजाता है। तो हमारा कृष्ण यहाँ पे क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता। तो कर्ता को ही तो हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। कर्ता को ही तो हम लोग उद्देश्य बोलते हैं। और जो कुछ भी बच जाता है वो क्या हो जाता है? हमारा विधेय में आ जाता है। किस में आ जाता है? विधेय। तो ये बांसुरी बजाता है, क्या होता है? विधेय। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। और भी उदाहरण देखेंगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि रमेश अखबार पढ़ता है। तो रमेश क्या है? यहाँ पे कर्ता है। रमेश के बारे में ही तो सब कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे। तो रमेश क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, मतलब कि ये उद्देश्य हो जाएगा। और अखबार पढ़ता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? विधेय हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? विधेय। तो यहाँ पे पढ़ता क्या है? यहाँ पे पढ़ता क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और क्रिया के विस्तार को क्या बोलते हैं हम लोग? विधेय बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ये सब विधेय हो जाएगा, है ना। तो यही क्या होता है? हमारा उद्देश्य और विधेय होता है। मतलब कर्ता या कर्ता के विस्तारक को उद्देश्य बोलते हैं, और कर्म या कर्म का विस्तारक, क्रिया या क्रिया का विस्तारक, पूरक या पूरक के विस्तारक को हम लोग उद्देश्य विधेय बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा भी दिया गया है, जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और यहाँ पे जैसे कि अमृता खाना पका रही है। तो अमृता क्या है? अमृता के बारे में सब कुछ बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य हो जाएगा। इसी प्रकार से खाना पका रही है, क्या हो जाएगा? हमारा विधेय हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये सारी बातें अमृता के लिए, यानी कि कर्ता के बारे में बोला जा रहा है, और खाना कर्म पका रही है क्रिया है, तो विधेय हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो विधेय किसे बोला जाता है? उद्देश्य को छोड़कर जो भी बच जाता है वो हमारा क्या होता है? विधेय होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मेरा प्रिय मित्र अजय धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता है। मेरा प्रिय मित्र अजय धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता है। तो वहाँ पे नाम आप लोग देखेंगे अजय। अजय, यहाँ पे अजय के बारे में ही सब कुछ बोला जा रहा है। तो अजय क्या है? यहाँ पे कर्ता धरता है। तो अजय क्या है? कर्ता है। तो कर्ता जो है हमारा क्या है? अजय है। और
कर्ता के विस्तारक यहाँ पे जैसे कि पूरा विस्तार से दिया गया है, यहाँ पे विस्तारक है मेरा प्रिय मित्र। तो अजय क्या है यहाँ पे, अजय का विस्तारक है, यानी कि कर्ता के विस्तारक क्या है, मेरा प्रिय मित्र। तो ये सब किस में आएंगे, उद्देश्य में आएंगे, ये सब किस में आएंगे, उद्देश्य में आएंगे। और यहाँ पे जैसे कि धार्मिक ग्रंथ बहुत पढ़ता है, सब क्या हो जाएगा, विधेय। तो पढ़ता क्या है यहाँ पे, क्रिया है, और क्रिया का विस्तारक भी क्या है, बहुत, क्या है, बहुत। और यहाँ पे ग्रंथ क्या है, कर्म है, और कर्म का विस्तारक क्या है, धार्मिक। तो ये सब क्या किस में आएंगे, विधेय में आएंगे। तो आप लोगों को समझ में आया हो कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता या कर्ता के विस्तारक को हम लोग उद्देश्य कहते हैं। क्रिया या क्रिया के विस्तारक, कर्म या कर्म के विस्तारक को हम लोग विधेय कहते हैं। और कर्ता या कर्ता के विस्तार को हम लोग उद्देश्य बोल देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आया होगा कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग दर्शनीय स्थल है। तो मेहरानगढ़ यहाँ पे क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ही सब कुछ बोला जा रहा है। जो कुछ भी बोला जा रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बोला जा रहा है कि जोधपुर का है और दर्शनीय स्थल भी है। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग क्या है, यहाँ पे कर्ता है, और जोधपुर का क्या है, यहाँ पे कर्ता का विस्तारक हो जाएगा। और यहाँ पे स्थल क्या है, पूरक है। इसको क्रिया कर्म ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक है स्थल। जो भी स्थल वाला चीज होता है क्या होता है, पूरक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पूरक स्थल। और दर्शनीय क्या है, पूरक का विस्तारक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विधेय में आएगा, और ये हमारा उद्देश्य में आएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग दर्शनीय स्थल है। तो कर्ता क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो उद्देश्य और विधेय समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, मेरा पड़ोसी, पड़ोस की लड़की आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। तो लड़की जो है करता है, सब चीज करता धरता कौन है, लड़की है। तो लड़की क्या है, करता है। और मेरे पड़ोस की, तो कर्ता का विस्तारक है, इसके विस्तार से बता रही है। और यहाँ पे बनाती है क्रिया है, और अच्छी बनाती है मतलब बहुत अच्छी, क्या है यहाँ पे क्रिया का विस्तारक है। सब्जी क्या है, सब्जी कर्म है, और आलू मटर की, आलू मटर की क्या है, कर्म का विस्तारक है यहाँ पे। तो ये सब किस में आएंगे, विधेय में आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, आगरा का ताजमहल अत्यंत सुंदर स्थल है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ताजमहल क्या है, करता है, और आगरा का कर्ता का विस्तारक है। स्थल क्या है, पूरक है, अत्यंत सुंदर क्या है, पूरक का विस्तारक है। तो ये किस में आएगा, विधेय में, और ये किस में आएगा, उद्देश्य में, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो वाक्य के प्रकार मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूँ, तो एक बार और देख लेते हैं। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, लेकिन अगर एक क्रिया होता होता है ना, जिसके वाक्य न कहकर हम लोग वाच्य बोलते हैं। जबकि दो नहीं दिया है तब आपको 3 टिक मारना है। तो जैसे कि विकल्प में अगर 2 न दिया रहे तो आप लोग को 3 टिक मारना है ना। तो वाक्य के प्रकार यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि प्रयोग या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और क्रिया के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं, प्रयोग या रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हम लोग आज अभी जो पढ़ने वाले हैं, प्रयोग या रचना के आधार पर सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, है ना। तो चलिए देखते हैं। प्रयोग या रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सरल या साधारण वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय लिखा गया है, लेकिन एक से अधिक उद्देश्य हो सकता है ना। तो आप लोग को इसी को लिखना है। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, अविनाश कपड़े प्रेस कर रहा है। अविनाश कपड़े प्रेस कर रहा है। दोस्तों उद्देश्य 2 ठो हो सकता है, लेकिन विधेय एक ही होगा। वो क्या होगा, हमारा सरल या साधारण वाक्य होगा। तो जैसे कि यहाँ अविनाश कपड़े प्रेस कर रहा है। तो अविनाश यहाँ पे क्या है, करता है, और उद्देश्य कर्ता को ही तो हम लोग उद्देश्य बोलते हैं। तो एक ही उद्देश्य है ना, यहाँ पे एक उद्देश्य है, और कपड़े प्रेस कर रहा है, सब किस में आएंगे, विधेय में आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो जो सरल या साधारण वाक्य होता है ना, वो सिंपल सा होता है। क्वेश्चन को हार्ड बनाना रहता है तब भी इसमें ज़्यादा लेंदी दिया रहता है ना। तो जैसे कि मेरा मेरा मित्र अमित अपने घर जा रहा है। तो एक ही झटके में बोला जा रहा है, वो किस में आएगा, सरल या साधारण वाक्य में आता है, जो एक ही झटके में बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरा मित्र अमित, अमित यहाँ पे क्या है, करता है, क्या है, करता है। और एक और कर्ता का विस्तारक क्या है, मेरा मेरा मित्र, कर्ता का विस्तारक। तो किस में आएगा, उद्देश्य में। और विधेय एक ही तो है यहाँ पे, जा रहा है कर्म है, और अपने घर मतलब कर्म का विस्तारक। तो विधेय एक ही तो है। तो किस में आ जाएगा हमारा, सरल या साधारण वाक्य में। इसी प्रकार से विजय हंसकर बोला, है ना। इसी प्रकार से कृष्णा क्रिकेट खेल रहा है, मुकेश आते ही खेलने लगा। मुकेश और सुरेश पढ़ रहे हैं,
मुकेश, सुरेश और नितेश पढ़ लिख और गा रहे हैं। तो ये भी सरल वाक्य में आएगा, साधारण वाक्य में दोस्तों। मुकेश, सुरेश और नितेश पढ़ लिख और गा रहे हैं, क्योंकि एक ही झटके में बोला जा रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं ना। मुकेश, सुरेश और नितेश पढ़ लिख और गा रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम लोग को संयुक्त वाक्य में बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? मुकेश पढ़ रहा है और सुरेश लिख रहा है तथा नितेश गा रहा है, तो किस में आ जाएगा? संयुक्त वाक्य में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? साधारण या सरल वाक्य। लेकिन मुकेश पढ़ रहा है और सुरेश लिख रहा है तथा नितेश गा रहा है, तो किस में आ जाएगा? संयुक्त वाक्य में। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें 3 कर्ता 3 क्रिया, लेकिन फिर भी यह सरल वाक्य है, क्योंकि यह एक ही झटके में बोला जा रहा है और लाइन से बोला जा रहा है, इसलिए सरल वाक्य है। तो मैंने यहाँ पे नोट किया था। दूसरा प्रकार हमारा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य का मतलब जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि संयुक्त वाक्य हम लोग किसे बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों तथा कोई कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। 2 स्वतंत्र उपवाक्य मतलब कि 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और उनका वो किसी पर आश्रित नहीं होंगे। अगर केवल एक ही वाक्य को लिखा जाएगा तो वो पूरा अर्थ प्रकट करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि 2 सरल वाक्य किसी संयोजक चिन्ह के साथ जुड़े हों। 2 सरल वाक्य किसी संयोजक चिन्ह के साथ जुड़े हों तो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। मतलब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जैसे कि संयोजक चिन्ह किसे कहते हैं? और हो गया, परंतु हो गया, किंतु हो गया, सब क्या होते हैं? संयोजक चिन्ह होते हैं। इस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो आप लोग को वहाँ पे देखना है कि संयुक्त वाक्य हो सकता है ना। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है, तो कृष्ण बांसुरी बजाता है एक प्रकार का स्वतंत्र उपवाक्य है, इसको हम लोग सरल वाक्य भी बोल सकते हैं। राधा नाचती है, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये भी क्या है हमारा? सरल वाक्य बोल सकते हैं या स्वतंत्र उपवाक्य बोल सकते हैं। और इसमें और जोड़ दिए हैं तो ये दोनों हमारा मिलकर क्या हो गया है? संयुक्त वाक्य हो गया है। तो इसी को हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। रमेश गरीब है परंतु बेईमान नहीं, तो रमेश गरीब है परंतु बेईमान नहीं, ते भी हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। क्योंकि रमेश गरीब है पूरा अर्थ दे रहा है, बेईमान नहीं, तो ये भी पूरा अर्थ दे रहा है ना। और संयोजक चिन्ह क्या है? परंतु है, तो ये क्या हो जा रहा है? हमारा संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। इसी प्रकार से विजय पुस्तक पढ़ता है और सीमा सेल्फी यानी कि छायाचित्र लेती है, तो ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है, भी स्वतंत्र उपवाक्य है और यहाँ पे संयोजक चिन्ह और है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। पिताजी कार्यालय गए लेकिन वे घर नहीं आए, हवा का तीव्र झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया। रजनी बहुत बीमार थी इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। पुलिस आई और हमने मास्क लगा लिया। गिरीश स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। तो ये सब किस में आएंगे? हमारे संयुक्त वाक्य में आएंगे। नीतू खाना पका रही थी लेकिन अजय सो रहा था, तो ये भी किस में आएगा? संयुक्त वाक्य में। जैसे नीतू खाना पका रही थी, तो ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। अजय सो रहा था, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। और यहाँ पे लेकिन क्या है? संयोजक चिन्ह है, संयोजक चिन्ह के साथ जुड़े हैं, मतलब यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा, है ना। रोगी ने दवा ली और उसे उल्टी हो गई, ये भी आएगा इसी में। इस प्रकार के आप लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तीसरा प्रकार हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। तो मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान मतलब कि मेन, है ना, उसके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता है। और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? प्रधान उपवाक्य पे आश्रित रहते हैं, है ना। प्रधान उपवाक्य पे क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। तो मिश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य बोलते हैं। जैसे कि पिताजी ने कहा कि सबका सम्मान करो, तो पिताजी ने कहा, यहाँ पे क्या है? प्रधान उपवाक्य है। जबकि जबकि यहाँ पे आश्रित कौन है? सबका सम्मान करो। यहाँ पे आश्रित है ना, सबका सम्मान करो, किस पे आश्रित है? पिताजी के कहने पर आश्रित है ना। किसके कहने पर? पिताजी के कहने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मिश्रित वाक्य कहलाएगा ये सब। गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा का पालन करो, तो ये सब जो आते हैं ना, ये सब हमारा मिश्रित वाक्य में आ जाएंगे। कि जैसे की हो गया, जितने भी की वाले वर्ड हैं तो सब हमारे जो किस में आते हैं? तथापि, की, ये सब मिश्रित वाक्य में आते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा की पालन करो, तो गांधी जी के कहने पर क्या आश्रित है? सत्य और अहिंसा का पालन करो। तो गांधी जी अगर नहीं कहेंगे तो सत्य और अहिंसा का पालन
नहीं बन पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आश्रित उपवाक्य में आ जाएगा, है ना। तो ये सब हमारा ये सब भी जो वाक्य हैं हमारे मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। जो ईमानदार होता है वह सभी जगह आदर पाता है। तो जो ईमानदार होता है अगर इतना पाएगा नहीं बन पाएगा, वह सभी जगह आदर पाता है। तो आश्रित किस पर है, जो ईमानदार होता है इस पर आश्रित है। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, मिश्रित वाक्य में। यद्यपि वह गरीब है तथापि बेईमान नहीं, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रार्थनार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विस्मार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधानार्थक वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों विधानार्थक वाक्य जो होता है, जिस वाक्य के द्वारा किसी क्रिया या कार्य के करने का सामान्य स्थिति का बोध होता है, क्या होता है हमारा, विधानार्थक वाक्य होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, रवि पुस्तक पढ़ता है, सूर्य पूरब से उगता है, आम को फलों का राजा माना जाता है, मेघना खाना पकाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। ये सब किस में आएंगे, हमारे विधानार्थक वाक्य में आएंगे, है ना। दूसरा प्रकार जो हमारा है निषेधार्थक वाक्य। तो निषेधार्थक कहने का मतलब क्या है, नहीं, जिसमें नहीं का बोध होता होगा वो क्या आ जाएगा, हमारा निषेधार्थक वाक्य में आ जाएगा। जैसे जिस वाक्य में किसी कार्य के नहीं होने का अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है, सीमा खाना नहीं पकाएगी, बच्चे आज विद्यालय नहीं जाएंगे, रेखा घर के बाहर नहीं जाएगी। तो नहीं वाले जितने भी वर्ड होते हैं हमारे निषेधार्थक वाक्य में आ जाएंगे, है ना। जैसे आज्ञार्थक, जहाँ पे आगे या अनुमति का बोध होता होगा वहां पे क्या होता है, हमारा आज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे नीरज तुम यहाँ से जाओ, रवि तुम पुस्तक पढ़ो, आप यहाँ से जा सकते हैं, मीरा तुम भजन सुनाओ, अपना अपना काम करो। तो यहाँ पे सब क्या हो रहा है, नीरज तुम यहाँ से जाओ, आज्ञा मिल रहा है उसको, आज्ञा कि तुम यहाँ से जाओ। रवि तुम पुस्तक पढ़ो, रवि तुम पुस्तक पढ़ो, यहाँ पर भी आज्ञा, आप यहाँ से जा सकते हैं, है ना। मीरा तुम भजन सुनाओ, अपना अपना काम करो। तो आज्ञा का यहाँ बोध हो रहा है ना, तो आज्ञार्थक वाक्य में आ जाएगा। इसी प्रकार से विस्मयार्थक वाक्य। तो विस्मयार्थक मतलब क्या है, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि का अर्थ का बोध होता होगा, वहां पे क्या होता है हमारा, विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे ओहो मजा आ गया, हाय हाय, सॉरी, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम कब आए, छी छी कितना गंदगी। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे विस्मयार्थक वाक्य में। इसी प्रकार से हमारा प्रश्नार्थक वाक्य है। वाक्य के जिस रूप के द्वारा किसी प्रश्न के करने का बोध होता होगा वहां पे प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे कि क्या तुमने चाय पी, सुमित्रा तुम क्यों रो रही हो, रमेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सब किसमें आएंगे, प्रश्नार्थक वाक्य में। तो सबसे हमारा जो मेन होता है निषेधार्थक वाक्य होता है। संकेतार्थक वाक्य किसे कहते हैं, जहाँ पे संकेत के अर्थ का बोध होता है, अर्थात एक जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, संकेत दे रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। अगर बरसात होती है तो फसल बर्बाद नहीं होती, अगर बरसात होती तो फसल बर्बाद नहीं होती, है ना। अगर आप आते तो शायद इतनी मुसीबत नहीं आती। तो यहाँ पर संकेत के अर्थ का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा 7वां प्रकार है संदेहार्थक वाक्य, जहाँ पे संदेह के अर्थ का बोध होता है ना, संभावना के अर्थ का बोध होता है। वहाँ पे संदेहार्थक वाक्य होता है। जैसे हो सकता है हो सकता कल वह आए, हो सकता है कल वह आए, शायद वर्षा हो, संभवतः वह सुधर जाए। जैसे बीच में आएंगे संदेहार्थक वाक्य में। इसी प्रकार से हमारा 8वां प्रकार है और लास्ट है इच्छार्थक वाक्य। तो जहाँ पे इच्छा, आशा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद इत्यादि का अर्थ का बोध होता है, वहाँ पे इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे भगवान करे आप सभी स्वस्थ रहें, इच्छा होगी किसी की, भगवान करे कि आप सभी स्वस्थ रहें, तो इच्छार्थक वाक्य में आएगा। आपकी उम्र दीर्घ आयु हो, आज तो खाने को कहीं से पेड़े मिल जाए, है ना। आज तो खाने को कहीं से पेड़े मिल जाए, हे भगवान सभी का भला हो। तो ये सब क्या में आ रहे हैं, इच्छार्थक वाक्य में। तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य होता है, वाक्य के प्रकार 2 प्रकार हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिया के आधार पर, जो कि हमारा वाक्य न बोलकर हम लोग वाच्य बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।